बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज का आपका जो लेक्चर है वेटरनरी इम्यूनोलॉजी में, उसका टॉपिक है सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो इससे पहले हमने जो इम्यूनोलॉजी में जो हमारे लेक्चर थे वो एंटीजन, एंटीबॉडीज़ और कम्प्लीमेंट सिस्टम और इसके अलावा और जो सॉल्युबल फैक्टर्स हैं उनके बारे में था। और आज के बाद जो कुछ लेक्चर्स होंगे आपके फाइनल तक, उनको हम कहते हैं कि वो सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम है। वो ठीक है कि इम्यून सिस्टम में कौन कौन से सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अलावा फिर कौन कौन से लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं। तो जो मेनली सेल हैं इम्यून सिस्टम के, उनको हम कहते हैं टी एंड बी लिम्फोसाइट्स एंड देन प्लाज्मा सेल। ये मेन सेल है इम्यून सिस्टम के। इसके अलावा कुछ एक्सेसरी सेल हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल एंड सम अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये जो है ये एक्सेसरी सेल है। मेन सेल जिसको हम या लिम्फॉइड टिश्यू भी कहते हैं वो है बी सेल एंड टी सेल, या बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट। तो अब बी सेल और टी सेल की प्रोडक्शन के लिहाज से और इनकी फर्दर जो सेल है इनकी प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और फिर मैचुरेशन, इसकी बेस पे जो लिम्फॉइड टिश्यू है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, या इसकी पहले दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू और दूसरे को कहते हैं हम सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू। तो प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू क्या है कि ये वो ऑर्गन्स या टिश्यूज होते हैं जहाँ पर बी एंड टी सेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पहले, ठीक है, यानी उनकी इनिशियल डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद जो है उसकी कह लें फर्दर मैचुरेशन भी होती है। ठीक है, तो कह लें डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन के जो स्टेप हैं वो जिन टिश्यूज़ में होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यूज़। तो जब डेवलपमेंट हो जाती है, मैचुरेशन हो जाती है, तो फिर ये जो कह लें बी सेल एंड टी सेल हैं, दे मूव या दे आर एक्सपोर्टेड टू सम अदर टिश्यूज़, जहाँ पर जाकर ये जो सेल हैं दे रिजाइड, ठीक है, दे कॉलोनाइज दोज टिश्यूज़ एंड देन दे टेक पार्ट एक्टिवली इन द इम्यून सिस्टम। तो ऐसे जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज़। ठीक है, तो इसमें आज के जो लेक्चर है इसमें हम मेनली देखेंगे कि प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यूज़ कौन से हैं, मुख्तलिफ एनिमल हैं, तो उनमें क्या वेरिएशन है इसके अंदर और फर्दर सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज़ या आर्गन कौन से हैं। ठीक है, और फिर फर्दर थोड़ी बहुत इनकी जो अनाटमी है उसमें जो बी सेल और टी सेल की जो डिफरेंस है इनकी लोकलाइजेशन में, इनकी लोकेशन में इन आर्गन्स के अंदर, वो हमें ज़रा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यूज़, जैसा कि पहले मैंने कहा ये वो आर्गन्स या टिश्यूज़ हैं जहाँ पर इनिशियली बी सेल टी सेल बनते हैं। तो तमाम एनिमल्स में, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन, जो बोन मैरो है दैट इज़ दी फर्स्ट प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, तो बोन मैरो के अंदर प्राइमोर्डियल स्टेम सेल्स होते हैं, यानी कि प्रिकर्सर सेल। तो प्राइमोर्डियल स्टेम सेल जो हैं दे चेंज इनटू कमिटेड स्टेम सेल एंड देन कमिटेड स्टेम सेल्स दे चेंज इनटू आर दे आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोपोएटिक लीनिएजेस। ठीक है, जिसमें इरिथ्रॉइड लीनिएज है, प्लेटलेट लीनिएज है, माइलॉइड लीनिएज है। ठीक है, और इसी में ही लिम्फॉइड सेल्स भी इंक्लूडेड हैं इसी के अंदर। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बोन मैरो के अंदर डिफरेंट टाइप के स्टेम सेल हैं जो कि डिफरेंट टाइप के सेल को कह लें प्रोड्यूस करते हैं। और जो बी सेल और टी सेल हैं इनकी जो अर्लीस्ट फॉर्म्स हैं, यानी कि जो इनकी जो जैसे एक इंसेस्टर सेल होता है या प्रिकर्सर सेल होता है, तो बी सेल और टी सेल के जो प्रिकर्सर सेल हैं दे आर फाउंड ओनली इन दी बोन मैरो। और उसके बाद ये जो सेल हैं बी सेल और टी सेल दे मूव इनटू सम अदर टाइप ऑफ ऑर्गन्स या टिश्यूज। ठीक है, इमेच्योर बी सेल या टी सेल दे आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम बोन मैरो टू undergo final maturation in further primary lymphoid tissues।
तो इसमें थोड़ी सी यानी कि ये पॉइंट नोट करने वाला है कि फर्स्ट प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू बोन मैरो ही है, ठीक है। तो फर्दर जो डेवलपमेंट है वो वेरी करती है एनिमल टू एनिमल। तो ये जो एग्जांपल्स हैं आगे आएंगी, इनको ज़रा आपने ज़रा गौर से सुनना है और इसको नोट करना है डिफरेंस को, कि बनते तो बी सेल या टी सेल जो हैं इनिशियली बोन मैरो में ही हैं, लेकिन इनकी जो फर्दर डेवलपमेंट और मैचुरेशन है वो और टाइप के प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यूज हैं जिनके अंदर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बी सेल के की फर्दर मैचुरेशन या डेवलपमेंट के हवाले से। तो बी सेल जो है इनिशियली बने बोन मैरो में, लेकिन उसके बाद वो मूव करते हैं इनटू बर्सा फेब्रिशियस। ये एक लिम्फो एपिथेलियल ऑर्गन होता है विच इज लोकेटेड नियर द क्लोएका, लेकिन किन में, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स में, कि बर्ड्स में बर्सा फेब्रिशियस होता है, उनके जो क्लोएका है उसके करीब इसकी कह लें लोकेशन है। तो अब ये जो ऑर्गन है बर्सा फेब्रिशिया, इसी से ही कह लें जो बी सेल का नाम है वो बर्सा फेब्रिशिया से के जो बी है, बर्सा का बी है, इसी से ही इसको बी सेल कहा गया। तो इनिशियली कह लें बर्ड्स में एक्सपेरिमेंट किए गए कि जो अर्ली एज में चिकन जो हैं या चिक्स हैं उनके अंदर बर्सेक्टोमी परफॉर्म की गई, यानी कि उनका जो बर्सा है उसको रिमूव कर दिया गया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब अडल्ट जो हैन है या चिकन है उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती, तो जो बी सेल हैं ये चेंज होते हैं प्लाज्मा सेल में, और फिर प्लाज्मा सेल वो सेल होते हैं जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं। तो होता क्या है कि अगर बी सेल रिमूव हो जाएंगे बर्सेक्टोमी परफॉर्म होने के बाद, तो क्या है कि चिकन में एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो इसलिए ये जो बी सेल की इम्पोर्टेंस और बर्सा फेब्रिशिया की इम्पोर्टेंस इन दी मैचुरेशन ऑफ बी सेल वो कह लें कंफर्म हुई। तो बर्ड के हवाले से तो हो गया कि बर्सा में इनकी डेवलपमेंट होती है, तो हर एनिमल जो है उसमें बर्सा तो नहीं होता। तो बाकियों में क्या है कि वो एनिमल जहाँ बर्सा नहीं होता तो वहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट या मैचुरेशन बोन मैरो के बाद कहाँ होती है, वो होती है इलियल पेयर पैचेस में, ठीक है। इलियल पेयर पैचेस क्या है, ये भी एक लिम्फोइड टिश्यू है जो कि इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन किन में, डोमेस्टिक एनिमल्स में, ठीक है। इन डोमेस्टिक एनिमल्स the process of B cell maturation occurs within the intestinal tract, especially in the ileal pairs patches, ठीक है। तो ये रूमिनेंट्स हो गए, पिग्स हो गए, डॉग्स हो गए। इसके बाद आ जाता है सवाल के भी तमाम एनिमल में पेयर पैचेस नहीं होते, तो कुछ एनिमल हैं जैसे रोडेंट्स हैं या रैबिट्स हैं जिनके अंदर पेयर पैचेस नहीं होते, तो उनमें फर्दर मैचुरेशन कहाँ होगी, तो वो बोन मैरो में ही होती है, ठीक है। तो ह्यूमन भी इसी में आ जाते हैं, ह्यूमंस हो गए, रैबिट्स हो गए या रोडेंट्स हो गए, इनमें पेयर पैचेस नहीं है। तो जो डेवलपमेंट है बी सेल की वो कह लें बी सेल की अंदर ही, सॉरी बोन मैरो के अंदर ही होती है। तो ये जो डिफरेंसेस है ये ज़रा आपने याद रखने हैं। बाकी बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो एंटी इम्यून सिस्टम का ये जो पार्ट है जो कि कह लें जिसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, ठीक है। तो ये जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है दो टाइप्स की होती है, शुरू में हम पढ़ के आए थे कि एक होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड और एक होती है जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी मीडिएटेड। तो बी सेल की प्रोडक्शन, सॉरी बी सेल से एंटीबॉडी की प्रोडक्शन और ये जो टाइप ऑफ इम्यून रिस्पांस है इसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस। तो इसके बाद आ जाते हैं दूसरे सेल जिनको हम कहते हैं टी सेल। तो टी सेल जो है ये बनते हैं एक और तरह का लिम्फोइड टिश्यू है जिसे हम कहते हैं थाइमस। तो थाइमस होता है थोरेसिक कैविटी में जस्ट इंटीरियर टू द हार्ट, ठीक है। तो इमेच्योर टी सेल या टी lymphocyte they are exported from the bone marrow to the thymus for their final maturation। और टी सेल को टी सेल कहते हैं इसलिए कि उनकी मैचुरेशन थाइमस में होती है, तो इसी वजह से उनका नाम टी सेल पड़ा। और जिस तरह बर्सेक्टोमी परफॉर्म की गई बी सेल की जो रोल है उसको स्टडी करने के लिए, इसी तरह
थाइमस की जो रिमूवल उसको कहते हैं थाइमेक्टोमी। इन एक्सपेरिमेंटली अगर आप एनिमल से उसका थाइमस रिमूव कर दें अर्ली एज में, तो उनमें लेटर जो है एनिमल के अंदर जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो फर्दर इसमें अब ये है कि थाइमस जो है ये भी कहते हैं कि दिस इज एन इंट्रीगिंग ऑर्गन, मींस के इट हैज मैक्सिमम साइज एट बर्थ एंड देन इट इन्वोल्यूट्स या श्रिंक्स या कंट्रैक्ट या इट डिसअपीयर्स ड्यूरिंग द puberty to become virtually almost impossible to see grossly in adult animal। यानी वक्त के साथ साथ ये इसका साइज कम होता जाता है और इवेंचुअली ये अडल्ट एनिमल में ख़त्म ही हो जाता है। तो जो भी टी सेल बनने होते हैं वो शुरू में ही कह लें बन जाते हैं थाइमस के अंदर। उसके बाद बनने के बाद टी सेल जो हैं वो थाइमस से एक्सपोर्ट होके जो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है उधर जाके वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू अभी हम देखेंगे कि कौन से हैं। तो कहने का मकसद है कि जो भी बॉडी के अंदर टी सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, तो वो कह लें अर्ली एज में बनते हैं और उसके बाद वो एक्सपोर्ट होके सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में जाके वो सेल जो हैं वो अपना कह लें लोकलाइज हो जाते हैं। तो फर्दर जो है जैसे कि मैंने बताया कि सर्जिकल रिमूवल जो होता है थाइमस का वो तो एक्सपेरिमेंटल आप करेंगे अर्ली एनिमल में इसका रोल स्टडी करने के लिए, लेकिन कुछ नेचुरली भी कह लें कुछ एनिमल्स हैं, कुछ ब्रीड्स हैं जिनमें कह लें नेचुरली ही थाइमस होता नहीं है। ठीक है, कंजेनिटल कह लें उनमें डिजीज़ कह लें कि कंजेनिटली एथाइमिक एनिमल जो हैं होते हैं और उनमें भी इस तरह का फिनोमेना देखने में आया कि उनमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होती। और इसके साथ साथ एक और जो कह लें एक फिनोटाइप है जो एक कह लें उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है हेयर कोट के जो एनिमल ए थाइमक होते हैं कंजेनिटली या एक्सपेरिमेंटली उनमें हेयर कोट नहीं होता, उनके जिस्म पे बाल नहीं होते। ठीक है, तो लेबोरेटरी रैट्स या माइस विच आर ए थाइमिक दे आर आल्सो नूड। ठीक है, इसके अलावा एक डॉग है मैक्सिकन हेयरलेस डॉग, तो वो भी हेयरलेस नेचुरली हेयरलेस होता है, तो उसके अंदर भी कह लें थाइमिक डेवलपमेंट जो है वो इम्पेयर्ड होती है, यानी कि तकरीबन ना होने के बराबर होती है उसके अंदर थाइमस की डेवलपमेंट। तो मेनली आपको पता होना चाहिए कि टी सेल कहाँ बनते हैं, बी सेल कहाँ बनते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू कौन से हैं जो कि हमने अभी देखा कि बोन मैरो है, फिर बर्सा फेब्रिशिया है, इलियर पेयर पैचेस हैं। ठीक है, तो किन एनिमल में कौन सा प्राइमरी टिश्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बी सेल की डेवलपमेंट के लिए, ये आपको ज़रा देखना है। और टी सेल की डेवलपमेंट के लिए तो बोन मैरो के बाद थाइमस ही होता है। ठीक है, अब आ जाती है बात थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के हवाले से। तो हिस्टोलॉजी में आपने ये पढ़ा होगा पहले से ही कि थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर क्या है, तो उसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इम्यूनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्यून सेल हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं इन जो है ऑर्गन्स हैं इनके अंदर। तो थाइमस जैसे कि अभी कहा मैंने कि दे आर दी प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी सेल। तो ये एक इनकैप्सुलेटेड कह लें आर्गन है जिसके बाहर एक कह लें यानी कैप्सूल होता है, फिर इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लोब्यूल्स। ठीक है, तो लोब्यूल्स जो हैं उन लोब्यूल्स के अंदर फर्दर इसकी एक बाहर वाला एरिया कार्टेक्स है और अंदर वाला एरिया जिसको हम कहते हैं मेडुला कहते हैं। तो कार्टेक्स एंड मेडुला बोथ आर फिल्ड विद टी सेल। ठीक है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग डेवलपिंग या डिवाइडिंग टी सेल जो है इनके अंदर मौजूद होते हैं। और इन बिटवीन दीज टी सेल डिफरेंट टाइप के सेल मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस कहते हैं या थाइमिक एपिथेलियल सेल होते हैं और इसके अलावा डेंड्रिटिक सेल होते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है उनकी जो शेप है वो थाइमिक एपिथेलियल सेल या जिनको स्ट्रोमल सेल भी कहते हैं और डेंड्रिटिक सेल दोनों की एक जैसी शेप होती है। उनको मॉर्फोलॉजिकली आप अंडर माइक्रोस्कोप एज सच डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बट एनीवेज डेंड्रिटिक सेल
का जो रोल है वो होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग, उनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं, वो हम आगे चल के ज़रा देखेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ ये याद रखना है कि थाइमस जो है इसका एक कार्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है, दोनों में दे आर पैक्ड विद टी सेल, इन बिटवीन टी सेल देयर आर प्रेजेंट मैक्रोफेजेस, थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, और कुछ डेंड्रिटिक सेल होते हैं। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि जो ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे हैं लिम्फोसाइट, तो ये इनमें एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है, सेल डेथ जो होती है, तो जिसको हम एपोटोसिस कहते हैं, नेचुरल सेल डेथ। तो एपोटोटिक सेल जो है वो उनको रिमूव करना वो मैक्रोफेजेस का काम होता है, वो उनको इनगल्फ करते हैं, फेगोसाइटोज करते हैं, उसको डेब्रिस को क्लियर करते रहते हैं। तो इसी तरह डेंड्रिटिक सेल जो है दे आर प्रेजेंट इन दी थाइमस, इनको इनकी लोकेशन याद रखनी है, ये आगे चल के हमने इसको इम्यून सिस्टम कैसे रिकग्नाइज करता है एंटीजन को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे वो पकड़ता है, और कौन से सेल हैं जो इसको पकड़ते हैं, तो उसमें डेंड्रिटिक सेल का बड़ा एक अहम रोल है। इसीलिए ये मुख्तलिफ किस्म के जो आर्गन्स हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन, उनमें ये मौजूद होता है। इसके अलावा इसकी लोकेशन और भी बहुत सारी हैं, वो सारी हमने आगे चल के देखनी है। तो इसके अलावा मेडुला के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं हेसल्स कार्पसल। तो ये जो हेसल्स कार्पसल है, स्ट्रक्चरली या हिस्टोलॉजिकली इट इज मेड अप बाय स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, और इसका काम क्या है कि इट प्रोड्यूस डिफरेंट साइटोकाइंस या ग्रोथ हार्मोन्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ टी सेल, यानी टी सेल की जो प्रोडक्शन है उसको एनहांस करने वाले जो साइटोकाइंस हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो एसल कार्पसल प्रोड्यूस करता है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है थाइमस का। तो थाइमस के बाद नेक्स्ट जो हमारा कहलें जो पार्ट है वो है, या लेक्चर का जो पार्ट है वो है सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज। तो सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज जो हैं इनको हम दो तरह के टिश्यूज में डिवाइड करते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज दे आर डिवाइडेड इनटू encapsulated lymphoid tissues and the other are encapsulated, यानी कि वो जिनके अंदर कैप्सूल है और जिनके अंदर कैप्सूल नहीं है। तो जिनके अंदर कैप्सूल होता है उनकी एग्जांपल है लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, और जिनके अंदर कैप्सूल नहीं होता उनको हम कहते हैं मिकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज या मिकोजल लिम्फोइड एग्रीगेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिम्फ नोड को। तो लिम्फ नोड जो हैं थ्रू आउट द बॉडी मौजूद हैं, डिफरेंट इनकी लोकेशंस होती हैं। तो इसको ये विजरल आर्गन और पेरिफेरल जो हमारे कह लें टिश्यूज़ हैं, आर्गन हैं, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। इसका एक ख़ास कह लें स्ट्रक्चर है। तो ये डायग्राम की सूरत में अगर हम देखें तो सबसे बाहर इसका एक कैप्सूल है। तो कैप्सूल के फौरन नीचे एक कैविटी सी है जिसको हम कहते हैं सब कैप्सुलर साइनस, ठीक है। ये सब कैप्सुलर साइनस है, फिर ये सेंटर में इसकी मेडुलरी साइनस है, ये इसी की कंटिन्यूएशन होती है ये, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि नाम है लिम्फ नोड, तो ये लिम्फ को कह लें कलेक्ट करते हैं। तो लिम्फ क्या है, डिफरेंट टिश्यूज के या इंटर सेल्स के दरमियान जो कह लें फ्लूइड हो सकता है उसको ये ड्रेन करते हैं। और वो फ्लूइड जो है वो ड्रेन कैसे होता है, बाय एफरेंट लिम्फेटिक वेसल। ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से वो जो फ्लूइड है उसके अंदर मुख्तलिफ सेल भी हो सकते हैं, वो इंटर होता है लिम्फ नोड में। फिर ये जो सब कैप्सुलर साइनस है इसके अंदर ये वो कहना फिल होता रहता है। फिर उधर से ये फ्लूइड जो है वो मूव करता है इनटू द मेडुलरी साइनस, ठीक है। मेडुलरी साइनस से फिर ये होता हुआ वाया ईफ्रंट लिम्फेटिक वेसल ये लिम्फ नोड को कह रहे हैं इट लीव्स द लिम्फ नोड। तो ये तो है लिम्फेटिक वेसल और उसकी एक डायरेक्शन। इसके अलावा लिम्फ नोड को ब्लड सप्लाई भी होती है, आर्टीरियल और वेनस सप्लाई। आर्टरी और वेनस के दरमियान एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं HEV, हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स। तो हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स जो हैं ये इनका क्या काम है कि जो बी सेल या टी सेल है जो कि इनिशियली प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू में बनते हैं, फिर उधर से एक्सपोर्ट होते हैं ये लिम्फ नोड में,
और बाकी स्प्लीन में भी। तो लिम्फ नोड में अगर आना है इन्होंने तो कैसे आएंगे, वाया ब्लड। तो ब्लड से ये HEV वो पॉइंट है, वो समझ जैसे स्टेशन होता है, रेलवे की स्टेशन है, तो यहाँ पर आके ये उतरते हैं। इफ दे कैन लीव या एग्जिट द ब्लड वेसल एंड दे कैन इंटर इनटू द ब्लड एज वेल फ्रॉम द लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो है वो लिम्फ नोड में इंटर भी हो सकते हैं और इसको कहने छोड़ भी सकते हैं वाया दीज HEVs, हाई एंडोथेलियल वेन्यूज। तो इसके बाद फर्दर जो अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें, आप इसकी डिटेल ये इसकी नोट्स में पढ़ेंगे, तो मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो कार्टेक्स है, जो पेरिफेरल एरिया है लिम्फ नोड का, इसमें जो लिम्फोइड टिश्यू है इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फॉलिकल्स एंड देन पैराकार्टिकल एरिया। ठीक है, सॉरी, कार्टेक्स के अंदर कहने जो लिम्फोइड टिश्यू है वो फॉलिकल्स में कह लें ऑर्गेनाइज्ड है, और फॉलिकल के बाहर जो एरियाज को हम पैराकार्टेक्स कहते हैं, तो पैराकार्टेक्स में जो सेल होते हैं वो होते हैं T सेल। ठीक है, और फॉलिकल जो हैं वो B सेल की ऑर्गेनाइजेशन से, उनके मिलने से बनते हैं। फॉलिकल दो तरह के होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में फ़र्क क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल साइज में छोटे होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल ज़रा बड़े होते हैं। और मज़ीद ये कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो B सेल होंगे वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर B सेल जो हैं वो एक तो वो एक्टिव होते हैं और दूसरा ये कि दे आर लार्जर इन साइज। ठीक है, इधर सेल जो है वो दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर इनएक्टिव, और इधर जो है दे आर एक्टिव एंड लार्जर इन साइज। बाकी सेकेंडरी फॉलिकल जो है इसका सेंट्रल जो एरिया है इसको कहते हैं जर्मिनल सेंटर, जहाँ पर कह लें मैच्योर बी लिम्फोसाइट लार्जर इन साइज वो मौजूद होते हैं। जो पेरिफेरल एरिया है जिसको मेंटल जोन कहते हैं, यहाँ पर जो B सेल होते हैं वो दे आर रिलेटिवली इनएक्टिव एंड स्मॉलर इन साइज। तो ये कह लें एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ नोड के अंदर T सेल हैं तो वो किधर होते हैं, B सेल हैं तो वो किधर होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि फॉलिकल दे आर दी कह लें वो स्ट्रक्चर हैं, वो लोकेशन है जहाँ पर B सेल होते हैं। और जो पैराकार्टेक्स है फॉलिकल के अराउंड, दैट इज द प्लेस फॉर द रेजिडेंस ऑफ T सेल। ठीक है, तो ये जो मेडुलरी साइनस मैंने बताया, तो मेडुलरी साइनस का ये जो नेटवर्क है दैट इज केप्ट इन प्लेस ड्यू टू दी मेडुलरी कॉर्ड्स। ये कनेक्टेड टिश्यू के कह लें ये का एक ये फ्रेमवर्क है जो कि मेडुलरी साइनस को उसकी शेप बरकरार रहता है। तो ये लिम्फोइड टिश्यू सॉरी लिम्फ नोड के बारे में मैंने जरा आपको ब्रीफली बताया। इसके बाद आ जाता है स्प्लीन। कि स्प्लीन क्या है, कि स्प्लीन भी लिम्फ नोड की तरह एक कैप्सुलेटेड ऑर्गन है, लिम्फोइड टिश्यू है। और कैप्सूल जो है दैट 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 इज इन कंटिन्यूएशन विद द ट्रबैकुली। ठीक है, जिस तरह लोब्यूल्स लिम्फ नोड के अंदर सॉरी थाइमस के अंदर लोब्यूल्स बनते हैं कैप्सूल के आगे एक कनेक्टिव टिश्यू की कलें एक्सटेंशन की वजह से, तो कैप्सूल इसमें स्प्लीन में कैप्सूल जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है उसकी कलें एक्सटेंशन से ये ट्रबैकुली बनते हैं। और फिर मुख्तलिफ कलें ट्रबैकुली जो हैं वो कलें स्प्लीन के टिश्यू को डिफरेंट कलें एरियाज में या ग्रुप्स क्या से कहते हैं ट्रबैकुली में डिवाइड कर देते हैं, यानी ऐसे एक स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ट्रबैकुलर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ट्रबैकुलर आर्टरी, ट्रबैकुलर वेन वो होती हैं। तो यानी कह सकते हैं कि इसको दोनों को ब्लड सप्लाई होती है, स्प्लीन को भी लिम्फ नोड को भी। लेकिन फ़र्क क्या है कि लिम्फ नोड जो है उसमें लिम्फेटिक सप्लाई भी है, लेकिन स्प्लीन को लिम्फेटिक सप्लाई नहीं होती। तो एनीवेज जो दूसरा जो मेन पॉइंट है कि वो स्प्लीन जो है इसको बल्कि स्प्लीन के ये जो एक स्ट्रक्चर है ट्रेबेकुलर स्ट्रक्चर दैट इज डिवाइडेड इनटू रेड पल्प एंड वाइट पल्प। तो रेड पल्प जो है ये क्या है, ये वो जगह है जहाँ पर ब्लड होता है। ठीक है, और वो ब्लड भी किसके अंदर होता है, वो वेनस साइनसेस जो है ये सिंगल सेल
या सिंगल एंडोथेलियल सेल्स के की लाइनिंग से बनी हुई ये कैविटीज़ होती हैं या वेसल्स होती हैं, और इनके अंदर आरबीसीज होते हैं या ब्लड होता है, ठीक है। इसी वजह से स्प्लीन का कलर रेड होता है। बाकी जहाँ जहाँ पर ये ट्राबेकुलर आर्टरी मौजूद होती है, तो ट्राबेकुलर आर्टरी के अराउंड पहले लिम्फाइड टिश्यू वो मौजूद होता है, और वही लिम्फाइड टिश्यू जो है उसी को वाइट पल्प कहते हैं। बाकी फर्दर ये जो लिम्फाइड टिश्यू है इसकी ऑर्गेनाइजेशन ज़रा डिफरेंट है। तो एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं PALS, पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीथ। तो ये जो शीथ है ये आर्टरी के अराउंड मौजूद होती है, और इस शीथ के अंदर बी सेल जो है दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ फॉलिकल्स, जिस तरह लिम्फ नोड में होते हैं। तो रेड पल्प और वाइट पल्प के दरमियान एक ये ऐसे जैसे ये बाउंड्री है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल जोन। तो ये कह लें रेड पल्प और वाइट पल्प को आपस में कह लें उसकी एक बाउंड्री है। तो बाकी जो मेन चीज़ जो इसमें आपने याद रखनी है स्प्लीन में, वो यही है कि पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीथ है जो कि आर्टरी के अराउंड होती है, उसी के अंदर टी सेल मौजूद होते हैं, और इसी पास जो पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीथ है इसी के अंदर ही फॉलिकल्स होते हैं, जिसके अंदर बेसिकली बी सेल मौजूद होते हैं। तो बाकी ये एक कह लें ब्लड कह लें ब्लड का एक आर्गन है स्प्लीन जो है, इसे ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। तो इम्यूनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने से इसमें लोकेशन याद रखनी है इसकी कि बी सेल और टी सेल किधर होते हैं। बाकी जो नेक्स्ट जो सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन है या टिश्यू है उसको हम कहते हैं मिकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो जैसे पहले मैंने कहा द सेकेंडरी unencapsulated lymphoid tissue is largely scattered throughout the mucosal surfaces of the body, and it represents a significant proportion of the total lymphoid tissue। यानी बॉडी के अंदर जो टोटल lymphoid टिश्यू है उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो mucosal surfaces के करीब पाया जाता है। तो mucosal surfaces हमारी बॉडी में कहाँ है? इंटेस्टाइनल मुकोजा है, कंजक्टाइवल मुकोजा है, यूरोजेनिटल मुकोजा है, ठीक है, फिर नेजल मिकोजा है। तो जो जो भी मिकोजल है एरियाज हैं उसके अराउंड जो भी लिम्फेटिक टिश्यू होता है उसका नाम उसी वाले से कहा जाता है। जनरली हम इसे कह देते हैं मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या माल्ट, लेकिन फर्दर उसको आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या गाल्ट, फिर ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो कह लें लंग्स के अंदर होता है, ब्रोंकाई, तो बाल्ट उसे कहते हैं। फिर नेजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू उसे नाल्ट कहते हैं, एंड देन कंजक्टाइवा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये तो जस्ट एक क्लासिफिकेशन है मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू की। तो जो मेन चीज़ इसमें हमने देखनी है या समझनी है वो ये है कि जो बी सेल हैं या टी सेल हैं, हाउ दे आर प्रेजेंट इन दीज डिफरेंट मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड ये जो एरियाज हैं। तो सेवरल डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेकेंडरी unencapsulated lymphoid tissues are recognized, are they are present। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कैसे ये बी सेल या टी सेल उनमें मौजूद हैं। जो सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कहते हैं कि बी सेल या टी सेल एंड प्लाज्मा सेल। ये बी सेल और प्लाज्मा सेल में डिफरेंस ये है कि प्लाज्मा सेल ये फर्दर मैच्योर स्टेज होती है बी सेल की जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो तो टी सेल, बी सेल एंड प्लाज्मा सेल दे आर प्रेजेंट and individually scattered throughout the epithelium and lamina propria of the mucosa, and it makes a major lymphoid component of the mucosal tissues। तो ये एग्जांपल इंटेस्टाइन की दी हुई है, तो ये समझ लें कि डिफ्यूज यानी कि स्कैटर्ड जिसे कहते हैं कि एक जगह पे ऑर्गेनाइज नहीं है, स्कैटर्ड है। डिफ्यूज लैमिना प्रोप्रिया लिम्फोइड टिश्यू यानी कि आप देखें कि एपिथेलियम आप पढ़ के हैं हिस्टोलॉजी में कि एपिथेलियम क्या होती है, एक मिकोजा की तरफ कह लें एक लाइनिंग है, उसके नीचे लैमिना प्रोप्रिया होती है। तो उसी ये लैमिना प्रोप्रिया या एपिथेलियम के अंदर
सिंगल बी सेल या टी सेल या प्लाज्मा सेल दे आर प्रेजेंट। ये वक्फे से आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट दी मिकोजा। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इन सेल्स या इन सेल्स का वो है, उससे कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ बी सेल इनटू द फॉलिकल्स। तो वो आप देखें कि फॉलिकल, जैसे कि हम पहले भी देख के आए हैं कि फॉलिकल क्या होते हैं, जिनका एक जर्मिनल सेंटर होता है, उसका एक कह लें मेंटल जोन होता है, लेकिन होता क्या है वो बी सेल की एग्रीगेशन ही होती है। तो एक लेवल है कि दे आर प्रेजेंट इंडिविजुअली एंड थ्रू आउट द मिकोजा। फिर यह है कि कुछ एरियाज में ये जो बी सेल हैं दे आर एग्रीगेटेड, दे आर क्लम टुगेदर एंड दे फॉर्म आइसोलेटेड फॉलिकल्स। तो ये कहीं कहीं मिकोजा के नीचे फॉलिकल्स मौजूद हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल ये है कि मुख्तलिफ जो फॉलिकल्स हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। कुछ एरियाज में स्पेशली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में होती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक एक नाम दिया गया जिसे कहते हैं पियर्स पैचेस। तो साइंटिस्ट है पियर्स जिसने ये डिस्कवर किया था इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को, कि दो फॉलिकल्स हैं, they are located close to each other, and then कुछ और एरिया भी उसके साथ एसोसिएट हो गया जिसके अंदर टी सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मौजूद होते हैं। और ये एपीसी जो होते हैं ये बेसिकली डेंड्रिटिक सेल होते हैं। तो कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट फॉलिकल्स एंड टी सेल अंडर द मिकोजा स्पेशली इन द इंटेस्टाइनल मिकोजा। तो ये एक उसका एक और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और इस खास किस्म की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कहते हैं पियर्स पैच, ठीक है। तो पियर्स पैच में अगेन जर्मिनल सेंटर है, मेंटल जोन है, और एक पेरिफेरल एरिया है जिसके अंदर टी सेल है और एपीसी है। तो वो ख़ास जगह इंटेस्टाइन में जहाँ पर पेयर पैच मौजूद होता है, तो उसकी जो ऊपर वाली करें मिकोजा है उसकी भी एनाटॉमी में चेंजेस आती हैं। वो कैसे है कि इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर ये विलस स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ये फिंगर शेप स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जहाँ पर पेयर पैचेस मौजूद होते हैं वहाँ पर ये विलस शेप नहीं है बल्कि दे आर फ्लैट या डोम शेप, ठीक है। और उस खास रीजन में जहाँ पर पेयर पैचेस होते हैं उसकी एपिथेलियम के अंदर माइक्रोफोल्ड या एम सेल मौजूद होते हैं। इन एम सेल का क्या रोल है कि ये मिकोजा से एंटीजन जो हैं वायरस बैक्टीरिया वगैरह उनको ये पकड़ते हैं, पकड़ के दे ट्रांसपोर्ट इट इनटू द पेयर पैच, जहाँ पर कह लें ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, वो उस एंटीजन को कह लें फर्दर प्रोसेस करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं टू द टी सेल और देन बी सेल। तो ये एक पूरा एक मैकेनिज्म है, ये आगे वाले लेक्चर्स में हमने इसको पढ़ना है। फिलहाल आपने सिर्फ ये देखना है कि ये ऑर्गेनाइज कैसे हैं बी सेल, टी सेल और जो दूसरे सेल हैं लिम्फोइड सिस्टम के। तो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमने इसको देखा कि प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू की फिर आगे टाइप्स हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि लिम्फ नोड्स होते हैं, स्प्लीन होती है, और फिर एनकैप्सुलेटेड लिम्फोइड टिश्यू है, या जिसे हम मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। तो मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के अंदर बी सेल या टी सेल की ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, तो उसका एक लेवल है कि मिकोजा के साथ या सॉरी जो एपिथेलियम के अंदर वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है या दे आर aggregated in the form of follicles, and then further follicles are organized to make another type of structure called Peyer's patch। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट जो है, इनकी फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज़, उनके दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं, और फिर कुछ और कह लें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज का लेक्चर इसी पर हम ख़त्म करते हैं।